Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In the name of Allah, which is most beneficent and the merciful God, dear students of FSC Part Second Year, today we are going to start the chapter number 24 named Evolution. Students, last time we will discuss about the biotechnology products, PCR, genetic engineering, etc. इस लेक्चर में बच्चों हम लोग एवोल्यूशन वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और एवोल्यूशन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक साइंटिस्ट और बच्चों स्पेशली एक मुसलमान अगर कोई बंदा है और उसको अपने ईमान को तक़वियत देनी है तो बच्चों वो एवोल्यूशन वाले चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। क्यों? एवोल्यूशन थ्रू साइंटिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा आंसर करेंगे कि फ़लाँ चीज़ का नाम ज़िंदगी है और फ़लाँ पॉइंट से ये स्टार्ट हुई और फ़लाँ पॉइंट पे बच्चों ये ख़त्म हो गई, लेकिन देयर विल बी नो करेक्ट आंसर इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट दैट इन द कुरान। कि बच्चों ये कायनात कब बनी किसी को इल्म नहीं, और ये कब फना होगी किसी को इल्म नहीं। बच्चों ये वही ट्रुथ है और देखना आप लोग वही सच होगा। लेकिन हमारी मजबूरी बच्चों ये है कि हम लोगों ने इस कोर्स को पढ़ना है, तो इस कोर्स के मुताबिक हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं अब तक जो हो चुकी हैं। लेकिन बच्चों इस चैप्टर का आगाज़ आप लोग देखो तो इस चैप्टर का आगाज़ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से होता है, जिसका मतलब ये है कि हमने तुम्हें एक वाहिद नफ्स से पैदा किया। मतलब यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बच्चों अम्मा हव्वा को पैदा किया और सारे के सारे इंसानों को पैदा किया। लेकिन बच्चों जो मेडिकल साइंस है ये क्या कहती है? मेडिकल साइंस के बाद बच्चों 300 से ज़्यादा आंसर हैं कि दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हाउ जनरेटेड, ये ज़िंदगी है, इस तरह से हुई होगी, ये इस तरह से जनरेट हुई होगी। लेकिन बच्चों वो 300 के 300 क्वेश्चंस किसी मेयार पर पूरा नहीं उतरते। ऐसा हो सकता है, मौत कैसे आएगी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन बच्चों द करेक्ट आंसर इज़ प्रेजेंट इन द कुरान। मौत कैसे आएगी, कब आएगी बच्चों नहीं पता, ये कब से ज़िंदगी है नहीं पता। लेकिन बच्चों एवोल्यूशन जो हमारा टॉपिक है इट्स नॉट अ सिंपल। बच्चों जब हम एवोल्यूशन का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि किस तरह से ज़मीन बनी होगी, ज़मीन कब बनी होगी, किस तरह से यहाँ पर लाइफ आई होगी, इस लाइफ को लाने वाला कौन होगा, किस तरह से हम लोगों ने बैक्टीरिया से हम लोग बन गए, किस तरह से ये ज़िंदगी हुई है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन बच्चों इस एवोल्यूशन को आंसर करने से पहले, इस एवोल्यूशन को डिफ़ाइन करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। हमें अपने टॉपिक के हिसाब से हम लोग चलेंगे कि किस किस तरह से हम लोग इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। बच्चों एवोल्यूशन की अगर डेफिनेशन के बारे में हम आपको बताएं तो इट्स नॉट अ सिंपल, और ये एक डेफिनेशन नहीं होती। मैं अभी आपके सामने बच्चों 10 डेफिनेशंस को शेयर कर दूँ, लेकिन जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होगा दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल ऑफ द डेफिनेशन। यहाँ पर बच्चों डेफिनेशन सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा बच्चों टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं कि वी कैन नॉट बिलीव या वी कैन नॉट लर्न अबाउट एवोल्यूशन अंटिल वी आंसर दीज बिलो मेंशन क्वेश्चन। कि हम एवोल्यूशन को पढ़ ही नहीं सकते जब तक हम इन क्वेश्चंस का आंसर ना दें कि कब अर्थ बनी है। बच्चों अब इंसान पता क्या कहते हैं? इंसान कहता है कि अर्थ बेसिकली इज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियंस, मिलियन नहीं बच्चों, बिलियन ईयर्स अगो। ज़मीन बनी है 4.6 बिलियन ईयर्स को। अब मुझे बताओ कि इंसानों को कैसे पता कि 4.6 बिलियन ईयर्स को पहले बनी है? ये बच्चों बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। किसी बुक पे 4.5 है, किसी पे 4.7 है, किसी पर 4.76 है। लेकिन बच्चों अपनी तगोदो के मुताबिक साइंटिस्ट ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स को देखते हुए, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इतना ज़रूर बताया है कि राउंड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी है। 4.6 क्यों? बच्चों एक थ्योरी है, हम लोग आपको पढ़ाते हैं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, उसका नाम है बिग बैंग। ये शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी हो। बच्चों बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग का मतलब बहुत बड़ा, बैंग का मतलब धमाका होता है। यानी ये कायनात इत्तफाकन बनी है, माज़अल्लाह, ये साइंटिस्ट कहते हैं।
मतलब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था बच्चों, ये देखें, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था लाइक दिस वन। हुआ क्या कि इसमें गैसेस जमा हुई, हाइड्रोजन गैस थी, इसमें सल्फर थी। गैसें जमा होने की वजह से इट विल बी ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉल पीसीस। ये स्मॉल पीसीस में टूटा और इस स्मॉल पीसीस को हम लोग आज नाम देते हैं बच्चों, एक का नाम हमने अर्थ रख दिया है, एक का नाम हमने स्टार्स रख दिया है, और एक का नाम बच्चों हमने वो सियारे जिनको बोलते हैं आप एस्टेरॉयड। मतलब बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ होने के बाद वो काफ़ी सारी चीज़ें थी यूनिवर्स में फैल गई। जहाँ जहाँ पर जाके ये अर्थ रुकी है वहाँ पर अर्थ बन गई, जहाँ जहाँ पर जाके स्टार्स रुके हैं स्टार बन गए। ये बच्चों साइंटिस्ट का एक आइडिया है जो बिल्कुल मानने के काबिल नहीं, लेकिन अभी इससे सॉलिड एविडेंस उनके पास नहीं है, तो बच्चों वो इसी को लेकर चल रहे हैं। और हमें तो पता है कि बच्चों हमें मालूम ही नहीं कि ये दुनिया किस तरह से बनी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने इसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन बच्चों इसके आराइश बाइश की। तो बच्चों खैर बिग बैंग थ्योरी हमें कुछ आइडिया देती है कि इस तरह से बना होगा, लेकिन ये बिग बैंग हुआ कब है, ये बड़ा धमाका हुआ कब है बच्चों? दिस बिग बैंग अक्कर बेसिकली अबाउट, ये भी डिफरेंट रीडिंग्स हैं, 14.5 ये बिलियंस, ये ईयर्स, ये अगो। ये लिखने का तरीका होता है बच्चों, मिलियन ईयर्स को MYA, बिलियन को BYA। तो ये 14.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ होगा, ये भी साइंटिस्ट अभी कहते हैं। तो यहाँ पर लाइफ कब स्टार्ट हुई है? लाइफ बच्चों जब ज़मीन बनी है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो के बाद 3.5 बिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर लाइफ स्टार्ट हुई है। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ स्टार्ट हुई है, ये कंसीडर किया जाता है। और ये ज़िंदगी किस तरह से स्टार्ट हुई है बच्चों? ये ज़िंदगी एक वाटर बॉडी में स्टार्ट हुई है, वाटर बॉडी में, यानी कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था वो वाटर में पाया जाता था। ये एवोल्यूशन है। अब एवोल्यूशन की डेफिनेशन बच्चों मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि ये एवोल्यूशन है क्या। बच्चों कंडीशन ऑफ अर्ली एटमॉस्फेयर, जब अर्थ बनी है तो किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा? उस वक़्त बच्चों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। क्या था जी? उस वक़्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। कंसिडर ये किया जाता है उस वक़्त बच्चों 8000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर था। लेकिन जब अर्थ बनी है 4.6 बिलियन ईयर्स को, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम द टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। कहा यह जाता है कि ये 120 डिग्री सेल्सियस पे आ गया आफ्टर 1.1 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये 120 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका था, 120 डिग्री सेल्सियस पर, जब बहुत पहले ऑर्गेनिजम्स, जो पहले ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व हुए। वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए बच्चों, उनको बोला जाता है दीज आर द आर्कियो बैक्टीरिया। दीज आर द आर्कियो बैक्टीरिया। ये MCQ के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया था और वो बैक्टीरिया आर्कियो बैक्टीरिया था। और ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में आर्कियो बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया क्या होता है। आर्कियो बैक्टीरिया मीन्स एंशियंट बैक्टीरिया। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म एंशियंट बैक्टीरिया था जो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोड्यूस हुआ। तो बच्चों ये जो एटमॉस्फेयर था ना, अर्ली एटमॉस्फेयर, उस वक्त मैंने आपको आगे भी बताया कि गैसेस थी, एक हाइड्रोजन थी और एक सल्फर थी। तो हाइड्रोजन और सल्फर, आप मुझे बताओ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट हैं? शाबाश, ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्या है? रिड्यूसिंग। तो इसका मतलब जो अर्ली इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग था बच्चों। इसको भी आप लोगों ने MCQ के हिसाब से याद करना है। उसके बाद ये पहला ऑर्गेनिज्म जो है आर्कियोबैक्टीरिया, ये किधर इन्वॉल्व हुआ? इट इन्वॉल्व इन द हाइड्रोथर्मल वेंट। ये हाइड्रोथर्मल वेंट में बच्चों इकट्ठा लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए ज़रा लिखा था। तो हाइड्रोथर्मल इवेंट्स में बच्चों ये प्रोड्यूस हो रहा है पहला ऑर्गेनिज्म आर्कियोबैक्टीरिया। तो हाइड्रो का मतलब बच्चों क्या होता है? हाइड्रो मीन वाटर, थर्मल मीन टेम्परेचर, और वेंट मीन बच्चों, वेंट किसी भी होज को बोलते हैं, होज को। यानी जैसे जब ज़मीन बनी है
फॉर एग्जांपल इट्स अ अर्थ, जब ज़मीन बनी है, बनने के बाद बच्चों ये अर्थ अब इस तरह की दिखती है, लेकिन कहा यह जाता है कि पहले कुछ इस तरह की थी। मतलब ये एक छोटा सा बच्चों वेंट है, क्या है जी, इट्स अ, ये वाला जो नैरो सा स्ट्रक्चर है, इट्स अ वेंट होज लाइक स्ट्रक्चर है, और इस होज में प्रेजेंट थे बच्चों जनाबे आर्कियोबैक्टीरिया। ये आर्कियोबैक्टीरिया थे, और ये वाटर में मौजूद आर्कियोबैक्टीरिया, और उस वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, और इस वजह से बच्चों वो जो अपनी एनर्जी लेते थे वो इसी टेम्परेचर से लेते थे। एनर्जी जो थी वो टेम्परेचर से लेते थे जो वाटर में मौजूद था, और अपनी ज़िंदगी को चला रहे थे। उसके बाद जब ज़रूरत पेश आई कि और ज़्यादा एडवांस फॉर्म में जाएं, यानी अगर वाटर की कैपेसिटी या वाटर की हीट विद द पैसेज ऑफ टाइम और स्लो होती गई और कम होती गई हीट, ठीक है, तो उनको ज़रूरत पेश आई कि ये अब सोर्स लिमिटेड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, अब हमारे पास कोई और चीज़ होनी चाहिए जो हमें एनर्जी दे। तो आर्कियोबैक्टीरिया ने क्या किया बच्चों, थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई, और हमारा जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उसका मतलब क्या कि बच्चों हेयर विल बी नो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, तो यही मतलब होगा ना रिड्यूसिंग, नो ऑक्सीजन। नो ऑक्सीजन का मतलब बच्चों देयर विल बी अ नो ओजोन, देयर विल बी नो ओजोन, यहाँ पर ओजोन भी नहीं थी, यानी कि सूरज से बच्चों, सूरज से जो शुआएं आती थी वो डायरेक्ट अर्थ पर पड़ती थी, और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है अगर ओजोन ना हो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंट में चेंज आया, इन्वायरमेंट हमारा बच्चों चेंज हुआ फ्रॉम reducing to oxidizing। अब हमारा जो इन्वायरमेंट है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग है। तो ये इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हुआ, लेकिन किस तरह से बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। मतलब बच्चों वो बैक्टीरिया do photosynthesis, these bacteria do photosynthesis, लेकिन they use sulfur instead of water। नहीं समझ आया बच्चों, ये देखें ये फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस की अगर हम जनरल इक्वेशन को प्लांट्स में पढ़ें तो हम पढ़ते होते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट मेक्स बेसिकली ग्लूकोज, और साथ में इसके बनता होता है बच्चों वाटर, और साथ में बनती है इसके ऑक्सीजन। तो ये प्लांट की बेसिकली क्या है, एक फोटोसिंथेसिस का अमल। जनरल इक्वेशन 6 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है सल्फर बैक्टीरिया बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर इस्तेमाल नहीं करते, दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड करने के बाद इनमें ग्लूकोज के साथ बच्चों वाटर और ऑक्सीजन नहीं बनता, इनमें बनता है बेसिकली सल्फर। इनमें क्या बनता है, सल्फर। तो कुछ एडवांसमेंट आई बैक्टीरिया में, यानी कि 3.4 बिलियन ईयर्स 2.4 बिलियन ईयर्स अगो 2.4 बिलियन ईयर्स अगो बैक्टीरिया ने सल्फर को इस्तेमाल किया फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट हो चुका है। अब फोटोसिंथेसिस का अमल 2.4 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ है बच्चों। ये एक अनदर एमसीक्यू, ये आपकी बुक में वैसे नहीं है, बाज़ औक़ात ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो पहले कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं। अब फोटोसिंथेसिस है लेकिन सल्फर की मौजूदगी, क्योंकि सल्फर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। फिर बच्चों जब सल्फर आ गया उसके बाद एवोल्यूशन हुई साइनोबैक्टीरिया की। इन बैक्टीरिया को ज़रूरत पेश आई कि अब सल्फ़र ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा, अब हम लोग ऑक्सीजन को भी लेना स्टार्ट करें। तो बच्चों वो ट्रू बैक्टीरिया जिनका नाम साइनोबैक्टीरिया है, ये भी उन्हीं के साथ कुछ देर बाद यानी 2.3 बिलियन ईयर्स अगो ये जनरेट हुए, और इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू की। उस फोटोसिंथेसिस में बच्चों ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं,
ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इट मीन ऑक्सीजन इज फॉर्म, ऑक्सीजन बनी बच्चों, इन ऑक्सीजन बनी तो फिर वही हमारा जो नतीजा है कि हमारा एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग से बच्चों ऑक्सीडाइजिंग की तरफ चला गया, फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग ये चला गया। ये सारी की सारी बच्चों हाइपोथेसिस हैं जो पेश की जाती हैं अब तक। उसके बाद बच्चों जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हुई सियानोबैक्टीरिया की वजह से, तो ये सियानोबैक्टीरिया फॉर एग्जांपल हाइड्रोथर्मल वेंट्स में इन्होंने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना शुरू किया। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती गई। एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने पूरी अर्थ को कंसीडर कर लिया, या पूरी अर्थ को उन्होंने ऑक्सीजन ने कवर कर लिया, और फिर इसके गिर्द बच्चों एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई जिसका नाम आप लोग आज ओजोन पढ़ते हो। तो इस ओजोन के आ जाने की वजह से सूरज से आने वाली शुआएं डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ना कम हुई, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी दैट डिक्रीज इन टेम्परेचर मोर, डिक्रीज इन टेम्परेचर मोर, मतलब बच्चों जब ऑक्सीजन फॉर्म्ड होगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि ये अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब नहीं होने देगी। तो ये पॉसिबल बनाएगी कि यहाँ पर अब अदर ऑर्गेनिजम्स आकर रहें, या फिर लाइफ को एग्जिस्ट करने पर मजबूर करेगी। तो अब दो मेन हाइपोथेसिस हैं जो पेश की जाती हैं कि किस तरह से बच्चों प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने हैं। प्रोकैरियोट्स का तो आपको पता चल गया कि बैक्टीरिया कैसे बने, सल्फर बैक्टीरिया, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने के लिए टू हाइपोथेसिस विल बी फॉर्म्ड, जो हम नेक्स्ट पेज पे बच्चों अभी पढ़ते हैं। और उनमें बच्चों पहली हाइपोथेसिस है एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बियोंट का मतलब क्या? एंडो का मतलब बच्चों इनसाइड, सिम्बियोंट फ्रॉम द सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या था? द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स एंड दीज टू ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट। तो इसके इवस ये हाइपोथेसिस पेश की जाती है कि पहले ज़मानों में जनाब एरोबिक बैक्टीरिया थे, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बच्चों फोटोसिंथेसिस करें या रेस्पिरेशन करें, ये एरोबिक बैक्टीरिया, और इसके साथ है प्रोकैरियोटिक अमीबाइड होस्ट। अब कंसीडर किया जाता है अमीबा यूकैरियोटा, लेकिन ये बना कैसे, अब ये हम पढ़ने लगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड, दीज आर इनगल्फ्ड इन द अमीबाई। हुआ कैसे बच्चों? अब यहाँ पर ये रेस नहीं होगा, ये इसके साथ आगे अटैच हुआ, अमीबा की मेम्ब्रेन ने इसको अंदर की तरफ खींच लिया। जब ये अमीबा के अंदर चला गया तो इसने बच्चों ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू की, और इस ऑक्सीजन को यूज़ किया अमीबा ने, और अमीबा ने बाहर से ली फूड, और इस फूड को लेके आया अंदर, और इस फूड को इस्तेमाल किया इसने एरोबिक बैक्टीरिया ने। और समझ आइए, ये निकले नहीं, ये सिम्बियोसिस करने लग गए। इन दोनों ने अपने अपने फ़ायदे को सोचा, और फ़ायदे को सोचने के बाद एक दूसरे में रहना शुरू किया। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स थे बच्चों जिनका नाम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, स्पायरोकीट। ये क्या होते हैं? शाबाश, स्पायरोकीट्स। तो बच्चों ये स्पायरोकीट्स जो हैं, जो फ्लैजेला लाइक हैं, ये मूव किए किसके अंदर? इसके अंदर। अब इसमें कंडीशन क्या है? इसमें बच्चों एरोबिक बैक्टीरिया पहले पड़े हुए हैं, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया पहले पड़े हुए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसमें आगे लगी स्पायरोकीट, और स्पायरोकीट ने बच्चों साथ रहना शुरू कर दिया। स्पायरोकीट ने साथ रहना शुरू कर दिया, और साथ रहते रहते इनकी मदद से इन्होंने फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर, और इसका काम था मूवमेंट में मदद देना। अब यहां पर तीनों ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हो चुके, 1 2 3, ये तीन ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होकर इस ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं। तो बच्चों जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनी, यहाँ पर
बाहर से खुराक आई इसके अंदर और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो यहाँ पर कोशिश पेश आई, ज़रूरत पेश आई कि एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए, यानी कि रेस्पायरेशन अमूमन बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल्स में होती है। तो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसका मतलब ये है कि एक मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की और दूसरी मेम्ब्रेन, जब माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों इसके अंदर आया था और उसके इर्द गिर्द दूसरी मेम्ब्रेन चिपक गई, तो इसके अंदर आके माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर बन गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने भी इनके अंदर रहना शुरू कर दिया। अब ये ऑर्गेनिज्म एक है, इसके अंदर दो और ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तीनों ने खुराक लेनी शुरू की। तो अमीबा फार्म है हैविंग फ्लैजेला, जिसमें बच्चों फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। उसके बाद और बैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया भी आए। इन साइनोबैक्टीरिया ने भी इसके अंदर रहना शुरू कर दिया। इसके अंदर जब रहना शुरू किया तो बच्चों दो कंडीशन आ गई, यानी कि अब इसमें, इस अमीबा में बच्चों ऑर्गेनेल्स भी बन गई। साइनोबैक्टीरिया के ये आ गए प्लास्टिड्स, साइनोबैक्टीरिया के बच्चों प्लास्टिड्स आ गए। प्लास्टिड्स के साथ यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया तो पहले पड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियस भी होता है और इसके साथ बच्चों फ्लैजेला भी था। तो ये कहते हैं कि हुआ इस तरह से होगा कि इस तरह से यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो इवोल्व हुए होंगे कि पहले कुछ भी नहीं, प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट्स आपस में मिले, दोनों ने एक दूसरे के साथ खुराक लेनी देनी शेयर की। स्पायरोकीटा आगे वो भी साथ रहना शुरू कर गए, साइनोबैक्टीरिया है वो भी साथ रहना शुरू कर दिया और साथ मिलते मिलाते जो है ये यहाँ तक पहुँच गए। और बच्चों यहाँ तक पहुँचने के बाद इन्होंने फोटोसिंथेसिस का अमल भी शुरू कर दिया, इनके अंदर ऑर्गेनेल्स भी आ गई सारी की सारी। तो ये जो बने जिनमें प्लास्टिड्स थे बच्चों, ये थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक हो गए, ठीक है। दीज आर द ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल, या वो कहते हैं कि दूसरे पॉसिबिलिटी ये है कि ये नहीं था साइनोबैक्टीरिया, डायरेक्ट यहाँ से एवोल्यूशन हुई है इस तरह से, डायरेक्ट इस अमीबा को चेंज किया गया है इसमें। ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे, हम लोग यहाँ पे कर लेंगे हेटेरोट्रॉफिक। वो करना ये था कि इसको यहाँ पर शो करवाना था और बच्चों इसको, ये वाली लाइन है, इधर शो करवाना था, वो गलत यानी उल्ट हुआ। तो इस अमीबा को हम लोगों ने शो चले इधर करवा दिया, ये इसमें प्लास्टिड थे, इसमें क्लोरोफिल था, इसको मैंने इधर ऑटोट्रॉफिक कर दिया, इसको हेटेरोट्रॉफिक कर दिया। या वो कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया कोई नहीं आया, ये इसी तरह ही इवॉल्व होके इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बना, इसके अंदर न्यूक्लियस बने, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने और ये एट द एंड क्या बन गया, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल का बच्चों बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं और उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। तो वो कहते हैं इस तरह से, ये फिर वही बात कि वो कहते हैं बच्चों, मतलब 100% किसी को एश्योर नहीं है कि क्या हुआ है, ये सब बच्चों एक मनगढ़ंत सी बातें हैं। अब दूसरी जो हाइपोथेसिस पेश की जाती है वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस में बच्चों क्या होता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में हुआ क्या, पहले तो जीनोम की मल्टीप्लिकेशन हुई, मतलब इट्स अ बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड इट्स अ जीनोम, जीनोम का डीएनए लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या कि यहाँ पर जीनोम, यहाँ पर जीनोम, यहाँ पर जीनोम, यहाँ पर जीनोम, और ये डबल स्टैंडर्ड होता है बच्चों, ठीक है। ये जीनोम की मल्टीप्लिकेशन हुई और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होता है, मेम्ब्रेन बिकम इन्वेजिनेटेड। यहाँ से जहाँ जहाँ पर डीएनए होगा बच्चों वहाँ वहाँ से ये इन्वेजिनेट हो गई, इस तरह से, इस तरह से बच्चों ये इन्वेजिनेट हुई। इन्वेजिनेट का मतलब होता है अंदर को फोल्ड होना। ये देखिए, ये जीनोम था,
ठीक है, ये बच्चों जीनोम था, और जीनोम की वजह से जब ये इन्वेजिनेट हुई तो वापस चलते चलते इन्होंने अपने ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पैदा कर ली, मेम्ब्रेन्स पैदा कर ली, और ये मेम्ब्रेन्स बंद करके, और जब ये मेम्ब्रेन्स के साथ बंद हुई, अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वो कहते हैं इस तरह का था कि इसमें एक ये डीएनए और ये ऑर्गेनेल थी, एक ये डीएनए और ये ऑर्गेनेल थी, एक ये डीएनए और ये ऑर्गेनेल थी, एक ये डीएनए और एक ये ऑर्गेनेल थी। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों एक कंडीशन आई कि इससे फॉर एग्जांपल प्लास्टिड बन गए, ठीक हो गया, इससे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, और इससे बच्चों न्यूक्लियस बन गया, इससे गोल्जी बॉडीज बन गई। एट दी एंड यहाँ पर बच्चों एक यूकैरियोटिक सेल बन गया। एक ये हाइपोथेसिस पेश की जाती है, और इसके बारे में बच्चों कोई क्लियर एविडेंसेस मौजूद नहीं है। तो बच्चों अब हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज एवोल्यूशन। बच्चों एवोल्यूशन बेसिकली, एवो मीन चेंज, जिस तरह प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक बनना, तो एवो मीन चेंज। एवोल्यूशन इज द चेंज इन किस में बच्चों, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बच्चों कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है, आप बेशक बुक वाली कर लीजिएगा। एवोल्यूशन इज द चेंज इन सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच one organism diversify into advanced form, तो बच्चों ये इस तरह की सीक्वेंस थी ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डाइवर्स होता है, यानी कि ये जो पहला ऑर्गेनिज्म है इट्स अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, और ये डाइवर्स होगा एडवांस फॉर्म में। ये इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, जिस तरह बच्चों बैक्टीरिया से आर्कियोबैक्टीरिया से सल्फर बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया से यूकैरियोटिक सेल से बच्चों फंजाई से प्लांटी से एनिमेलिया, और एनिमेलिया से हम। तो बच्चों ये मल्टी सेलुलरिटी इस तरह से इन्वॉल्व हुई है, का कंसिडर ये किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन बच्चों एक आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी बुक में लफ्ज़ है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। ऑर्गेनिक का मतलब बच्चों क्या होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ इनऑर्गेनिक का, जिसमें यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो। मतलब इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन जब बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सल्फर था, हाइड्रोजन था, उस वक़्त कार्बन नहीं था, तो जो बैक्टीरिया ने एवोल्यूशन की है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। लेकिन जब बच्चों ऑक्सीजन आई, और ऑक्सीजन की वजह से बच्चों कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन हुए, इकट्ठे हुए, और इन्होंने जब इकट्ठे होकर एवोल्यूशन की तो बच्चों इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो डार्विन जो है ये बेसिकली एक नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिस्ट मतलब इसका कुदरत पर बच्चों बहुत यकीन था, ये मुसलमान तो नहीं था, लेकिन इसने बच्चों ये कहा कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनके बच्चों जो इंसेस्टर है, इनका जो बच्चों पेरेंट है, इनका जो इंसेस्टर है वो एक है। इन सब का जो इंसेस्टर है वो क्या है, वो एक है। और जो अब तक बच्चों एक्सेप्ट किया जाता है कि एवोल्यूशन किस तरह से हुई है, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ये डार्विन ने प्रपोज की थी, और उस मैकेनिज्म को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की अगर कोई डेफिनेशन पूछे, आपने कहना है नेचुरल सिलेक्शन इज द ओनली प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, या फिर नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन विच इज प्रपोज्ड बाय द डार्विन विच इज द नेचुरलिस्ट। एंड अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म, वन इंसेस्टर। एंड इसी बात के साथ बच्चों हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।